राफेल आने वाला है और उसी पर आज हमारी खास पेशकश आप दिन भर देखेंगे, क्योंकि लगभग भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2 बजे राफेल विमान भारत में लैंड करेंगे, भारत के अंबाला में लैंड करेंगे। वहां जो एयरबेस है वहां पर लैंड करेंगे और हर तरफ बस इसी बात की चर्चा, बस उसी राफेल का इंतजार चल रहा है। अगर सही समय पर सही फैसले और सही खरीद भारतीय सेनाओं के इतिहास में रही होती तो आज के दिन को मुमकिन है ऐतिहासिक बोलने की जरूरत नहीं होती। लेकिन लंबे समय से इंतजार चल रहा था कि एक अति आधुनिक विमान भारत के भी बेड़े में शामिल हो। 4.5 जनरेशन का यह विमान हमारे बेड़े में शामिल होने के लिए पहुंच रहा है। पहली खेप 5 राफेल विमानों की रहेगी जो भारत में पहुंचने वाले हैं। दरअसल एक लंबी यात्रा करके यहां तक पहुंच रहे हैं। पहले लगभग 7 साढ़े 7 घंटे में वो पहुंचे फ्रांस से लेकर अबू धाबी तक। वहां से उसके बाद जो उड़ान है अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है। लगभग 3 घंटे की वो उड़ान होगी, जिसके बाद वो हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर लैंड कर जाएंगे। 5 विमान, जिनमें से एक ट्रेनर है। बीच रास्ते में किस तरीके से मिड एयर रिफ्यूलिंग, यानी कि इतनी लंबे दायरे के लिए जब भी कोई विमान उड़ान भरता है तो उसे रास्ते में ईंधन भरने की आवश्यकता होती है। तो राफेल ने उसका भी नमूना दिखाते हुए आगे की ओर वो कूच कर रहा है। बहुत आवश्यक है भारत में राफेल का होना इस समय पर, जब एलएसी पर भी हम वैसा तनाव देख रहे हैं और एलओसी में भी तनाव देखने के लिए मिलते रहता है। हमारे साथ सीधे अंबाला से मेरे सहयोगी सत्येंद्र चौहान जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, आम लोग भी उतना ही इंतजार कर रहे हैं क्या? देखिए श्वेता, हर कोई इस लम्हे का इंतजार कर रहा है। हालांकि जो है अंबाला प्रशासन की तरफ से पूरा अलर्ट जारी किया हुआ है और जो एयरफोर्स स्टेशन की दीवार है उससे 3 किलोमीटर के पूरे इलाके में 144 लगाई हुई है। और अंबाला शहर में मैं मौजूद हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जगह जगह पर पुलिस को तैनात की गई है, क्योंकि राफेल को आने को लेकर कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए, किसी तरह की कोई आशंका बाकी ना रहे, लिहाजा सुरक्षा के इंतजाम पूरे किए गए हैं। 144 लगाई गई है। पूरे इलाके को नो ड्रोन फ्लाई जोन घोषित किया गया है। इसके अलावा अगर अंबाला की बात करें तो यहाँ पर जोश और जश्न किस कदर है, इसका एक नमूना मैं आपको बता दूं। इन राफेल को जो लेकर आ रहे हैं, जो इनको लीड कर रहे हैं, वो ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह है। और ये संयोग देखिए, उनकी पत्नी यहाँ पर ग्रुप विंग कमांडर हैं अंबाला में ही तैनात, और वो भी उनका इंतजार कर रही हैं कि हरकीरत सिंह यहाँ पर आए। और उनको शौर्य चक्र मिला था इससे पहले, जब जोधपुर में वो तैनात थे उनको शौर्य चक्र मिला था। और अब एक 41 साल बाद का इतिहास भी यहाँ पर दोहराया जा रहा है। आपको याद होगा 27 जुलाई 1979 को पहली बार जगुआर जेट फाइटर ब्रिटेन से सीधे अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर आए थे। और एयरफोर्स का पहले कार्यक्रम कुछ इसी तरीके से था कि 27 जुलाई को ही राफेल्स को यहां पर बुलाना था, लेकिन तकनीकी कमियों की वजह से, तकनीकी और मौसम की विभाग की वार्निंग के बाद इस प्रोग्राम को कहीं ना कहीं बदला गया। अभी भी यहां पर किसी तरह की कोरोना के कारण बहुत आगे ये बढ़ाना पड़ा, लेकिन अंबाला का भी जो सत्येंद्र दिखा रहे हैं वहां पर भी दूर दूर तक लोग वहां पर आ नहीं पाएंगे। अभी कोशिश यही की जा रही है। और वैसे देखिए, जो झलकियां हैं राफेल की, वो हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने तक उन्हें हम पहुंचा सकें, क्योंकि उत्साह समूचे देश में है। और इसीलिए हम ये चर्चा आज दिन भर करने वाले हैं कि राफेल के जरिए हिंदुस्तान की ताकत कितना बढ़ेगी। हमारे साथ इस समय चर्चा में 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जनरल विक्रम सिंह, जो कि पूर्व थल सेना अध्यक्ष रहे हैं, एडमिरल सुरेश मेहता, पूर्व चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, और एयर चीफ मार्शल एस कृष्ण स्वामी, पूर्व चीफ ऑफ एयर स्टाफ। सर, सबसे पहले मैं एयर चीफ मार्शल कृष्ण स्वामी आपसे जानना चाहती हूं, राफेल का आना कितना बड़ा दिन भारत के? अच्छा, चलिए, लगता है हमें एयरफोर्स की प्रतिक्रिया सबसे आखिर में लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभी एयर चीफ कृष्ण स्वामी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। लेकिन जनरल विक्रम सिंह, किसी भी एक सेना को, यानी जल थल वायु, किसी एक की शक्ति बढ़ती है, समूचे देश की ताकत बढ़ती है। और राफेल जिस तरह का विमान है, उससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारत की शक्ति
थोड़ी नहीं, दोगुनी नहीं, बल्कि कई गुना बढ़ने वाली है। कितना उत्साहित हो एक आम हिंदुस्तानी आज के दिन? जय हिंद श्वेता जी, और जय हिंद पूरे देश को। आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिन है कि जो हमारी मिलिट्री की इन्वेंट्री है उसके अंदर एक बहुत ही बेहतरीन एक जहाज जो है वो आ रहा है। और साथ ही साथ मैं ये भी कह दूं कि जो हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर का है, उसके तहत बारिश का आना शुभ माना जाता है। तो यकीनन जो आज जहाज बारिश के अंदर जो लैंड कर रहे हैं, चाहे अंबाला में चाहे जोधपुर में, डिपेंड करता है कहाँ पे करेंगे, ये बहुत ही एक शुभ अवसर है। हमारी जो कॉम्बैट पावर है उसके लिए बहुत खास अहमियत रखता है। और आने वाले दिनों के अंदर चाहे वो चीन हो चाहे वो पाकिस्तान हो, ये हमारे देश का जो मनोबल है, हमारे देश की जो मिलिट्री पावर है, कॉम्बैट पावर है, उसको कई गुना उसको ज्यादा बढ़ाएगा। और ये इस वक्त तो खासकर ये एक खास अहमियत रखता है क्योंकि चीन के साथ हम इस वक्त एक एंगेजमेंट और डिटरेंस की फेज के अंदर हैं। और जितनी हमारी ताकत बढ़ेगी उतना ही हम डिटर कर सकते हैं चीन को, और अपने डिप्लोमेटिक और मिलिट्री इनिशिएटिव्स का इस्तेमाल करते हुए हम चीन को यह समझा सकते हैं कि लड़ाई में उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो बेहतर यही होगा कि वो जो पीसफुली इस पूरे जो प्रॉब्लम आया है इस लद्दाख के अंदर उसको रिजॉल्व कर लें। और साथ ही साथ आज एक संदेश जाता है पाकिस्तान को भी कि अगर वो इस प्रकार से करते रहेंगे जैसे उन्होंने पहले किया था, हमारे जे&के के अंदर हमारे जो नागरिक हैं उनको, हमारे जो सोल्जर्स हैं उनको टारगेट किया था, तो उनके लिए भी एक आज चेतावनी है कि अगर वो दोबारा ऐसा काम करेंगे तो हमारे पास पहले से बहुत ही बेहतरीन हमारे पास औजार हैं अभी उनको ट्रीट करने के लिए। जी एडमिरल मेहता, हालांकि ये बहुत अजीब सी बात है कि इतने सालों तक हमें इंतजार करना पड़ा। आधुनिकीकरण जो है हमारी सेनाओं का, वो एक प्रक्रिया के तौर पर होना चाहिए, न कि एक लक्ष्य के तौर पर। लेकिन आज राफेल के आते हुए आपका मन क्या कह रहा है? जी, ये तो कई साल पुरानी बात है कि वी नीड टू डू ऐसी चीजें। ऐसे होता है कि पैसा बहुत लगता है इन चीजों में। तो देश का जो उस समय कई सालों से ध्यान उसी तरफ था कि डेवलपमेंट हो पहले, और डेवलपमेंट हो तो पैसा आता है ज्यादा। एंड पिछले कुछ सालों में तीनों सेनाओं को, भारतीय नौसेना, आर्मी वाले और अपने एयरफोर्स वाले फ्रेंड्स, सभी को बजट थोड़ा ज्यादा मिलने लगा है। एंड लोगों को समझ आ गया है कि इन दिस वर्ल्ड सॉरी आई टू गो इनटू इंग्लिश समटाइम, कि सभी लोगों को पता लग गया है कि जो वेपनरी, जो सामग्री हम लोग खरीद रहे हैं वो इतनी मॉडर्न है, एंड सारा काम जो अपना लक्ष्य होता है वो उसको हम अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं। तो मैं भारतीय नौसेना, वायुसेना को यही कहना चाहूंगा कि वेल डन, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। एंड देखेंगे हम आगे आपकी करतूतों का, जो कि दुश्मन को भगाने लग जाएगा पीछे पीछे। सत्येंद्र चौहान भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं हमारे साथ अंबाला से। हम जरा मौसम का अपडेट वहां से ले लेते हैं, क्योंकि राफेल कहां पर लैंड करेगा उसके लिए बहुत जरूरी है कि मौसम खुला हुआ रहे, मौसम ठीक रहे। सत्येंद्र, कैसा मौसम है इस समय? देखिए श्वेता, जैसा कि अभी जनरल साहब ने कहा कि ये एक बेहद शुभ संकेत होता है और इंद्रदेव अपनी कृपा बरसाते हैं। सुबह जब हम अंबाला पहुंचे तो बेहद ह्यूमिडिटी थी और अब ठंडी हवा चलने लगी है। और आसमान की अगर बात करें तो इस समय काले बादल छाए हुए हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि हवा भी चल रही है और बादल भी छाए हुए हैं। ये दृश्य भी हम आपको अंबाला के दिखा रहे हैं कि बिल्कुल सूर्य देव के दर्शन नहीं हो रहे हैं। आसमान में एकदम काले काले बादल अब छाने लगे हैं और हवा भी चलने लगी है। तो हवा जब चलती है तो उसमें 50% चांस ऐसा हो जाता है कि हवा अपने साथ बादलों को कई बार छांट
बांट भी देती है तो कई बार बादलों को इकट्ठा कर देती है। लेकिन मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान ये दिया हुआ है कि बारिश हो सकती है, 9 से 12 के बीच में ये बारिश हो सकती है। लेकिन राफेल का जो आने का वक्त है वो 12 बजे के बाद में है, यानी कि वहां पर जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं वायुसेना के अधिकारीगण, उनके मुताबिक 12 से 4 बजे के बीच में राफेल अंबाला में लैंड करेगा। अगर इस दौरान भी मौसम में गड़बड़ी रहती है, बारिश तेज आती है या थंडर स्टॉर्म आता है, तो उस सूरत में प्लान बी जो तैयार किया गया है उसके मुताबिक राफेल को फिर जोधपुर एयरबेस पे लैंड किया जा सकता है। लेकिन अभी तक इस तरह की तैयारी नहीं की गई है और अभी तक जो मौसम बना हुआ है उसके मुताबिक अंबाला में ही लैंड करेगा। लेकिन काले बादल जिस तरीके से छा रहे हैं, हवा जिस तरीके से चल रही है, उसमें यह भी कहा जा सकता है कि बारिश हो सकती है। हो सकता है कि इन बादलों को हवा छटा दे। तो कुल मिलाकर अभी मौसम का सस्पेंस यहां पर बना हुआ है। श्वेता, मौसम का सस्पेंस बना है और देखना है कि राफेल की मतलब किस एयरबेस की किस्मत में है कि राफेल कहां पर लैंड करने वाला है। आपको बता दें कि भारतीय समय के अनुसार लगभग 11 बजे टेक ऑफ होगा अबू धाबी के नजदीक जो एयरबेस है, फ्रेंच एयरबेस, वहां से। और वो उसके बाद समय जो अभी हमें टेंटेटिव बताया गया है वो है दोपहर 2 बजे का, जब राफेल विमान भारत में होंगे, अगर मौसम ने साथ दिया तो। जनरल विक्रम सिंह, अगर हमारी ताकत एक तो होती है सैनिकों के हाथों के जरिए जो दिखती है हमारे हौसलों के जरिए, लेकिन जब एक देश के पास, एक देश की सेनाओं के पास इस तरह की ताकतवर हथियार होते हैं, तो ये क्या अपने आप में एक आप समझ लीजिए युद्ध लड़ने से पहले आप युद्ध जीत लेते हैं कि सामने वाले के दिल में दहशत रहता है, इसके पास ऐसा हथियार है तो इससे बच के रहना, इससे पंगा नहीं लेना है। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पहले तो ये काम में आता है डिटरेंस के लिए, और हर सेना जो है हर देश की वो अपनी जो काबिलियत है, अपनी ताकत के साथ में, अपने कॉम्बैट पावर के साथ में डिटर करती है दुश्मन को कि वो जो हम अपना विल एजर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर, उसकी वो सुन ले, उसको मान जाए। लेकिन अगर वो नहीं होता और अगर जरूरत पड़ती है जंग छेड़ने की, तो उसके अंदर जो हमारे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स जो हैं, ऐसा जो औजार हमारे पास में है, ऐसा जो हथियार हमारे पास में है आज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक रोल अदा करेगा। और मैं कारगिल के युद्ध के अंदर, आप जानते हैं मैं आर्मी स्पोक्स पर्सन था और मैं जानता हूं कि किस प्रकार से एयरफोर्स ने जो आर्मी का साथ दिया था। आज की जो जंग है वो एक ट्राई सर्विस, एक जॉइंटनेस के साथ में लड़ी जाएगी। यही कारण है कि आपने देखा होगा कारगिल रिव्यू कमेटी के बाद में ये जो सीडीएस का बनना, हेडक्वार्टर आईडीएस का बनना, एमओडी के साथ में मिलिट्री का तालमेल होना और इंटीग्रेट होना, ये सब चीजें उस तरफ ये दर्शाती हैं कि हमने जो कल की लड़ाई लड़नी है या आज की जो लड़ाई हमने लड़नी है वो एक जॉइंटनेस के अंदर होगी। तो उसके अंदर मुझे याद है कारगिल की लड़ाई के अंदर ना कि सिर्फ प्रिसीजन बॉम्बिंग की एयरफोर्स ने, उन्होंने जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो किया, और ट्रुप्स का मूवमेंट जो कि फ्लेक्सिबिलिटी देता है माउंटेन्स के अंदर, वो भी उन्होंने रोल अदा किया। तो मैं जानता हूं कि जब हमारे पास ऐसा औजार आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि इस प्रकार का जो एक बहुत ही आधुनिक जो हमारे पास में अब एक जहाज आया है, ये स्ट्रेटेजिक जो टारगेट्स हैं, ऑपरेशनल टारगेट्स हैं, जो डेप्थ के अंदर होते हैं दुश्मन के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं तो ये जो वेस्टर्न थिएटर जो कमांड का हेडक्वार्टर्स है, फॉर एग्जांपल चेंगडू के अंदर हो गया, उनके लॉजिस्टिक जो एचेलॉन्स हो गए, उनके मिसाइल साइट्स जो हैं, उनको टारगेट करने के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। दूसरा रोल होता है कॉम्बैट के अंदर जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं उनकी सपोर्ट के अंदर। उसके लिए जरूरत नहीं है कि यही जहाज आएगा, और एयरफोर्स के पास में जहाज हैं, लेकिन माउंटेन्स के अंदर उसका बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि जो फ्लॉट है, फॉरवर्ड लाइन ऑफ ओन ट्रूप्स, उसे देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके कारण क्या है, जो प्रिसीजन बॉम्बिंग है उसका इस्तेमाल करते हुए हम इसको टारगेट करते हैं, जो कि कारगिल में हुआ था। और यकीनन अभी जो हमारे पास ये आधुनिक जहाज आया है, हमारा मनोबल जो मिलिट्री का है बढ़ा है, और जो मिलिट्री की ताकत है एज एन इमर्जिंग रीजनल पावर विद अ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर एंड एज अ ग्लोबल पावर, डेफिनेटली इट्स अ शॉट इन द आर्म। जिस तरह से आपने खूबियां गिनवाई हैं राफेल की, और वाकई जिस तरह की हथियार से लैस हमने हासिल किए हैं, क्योंकि ये भारत का राफेल है। हर देश जो हासिल करता है कोई भी हथियार, उसमें कुछ तरह की चेंजेस होते हैं, कुछ तरह की अपने कस्टमाइजेशन होते हैं। अब इसमें मीटियोर मिसाइल, स्कैल्प मिसाइल, हैमर, इन सारी चीजों का, यानी अपनी सीमा में रहते हुए किस तरीके से आक्रमण कर सकता है हिंदुस्तान। एडमिरल मेहता, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें हम कहते हैं कि यहां पर स्ट्रेटेजिक सीक्रेसी हमें रखनी है, हमें गोपनीयता रखनी है इन चीजों की, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका बखान किया जाता है, और इसीलिए जैसे
26 जनवरी का परेड हो गया जिसमें हम दिखाते हैं कि देखो हमारे पास ये है, ये है, ये है। तो उस तरह की चीजें, जिस तरह का डेटरेंट साबित होती है, जिस तरीके से दुश्मन देश में खौफ भरती है, उस हिसाब से राफेल को हम बहुत महत्वपूर्ण माने आज। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण मानेंगे। एंड मैं तो ये भी कहूंगा कि बाकी सर्विसेज में भी आजकल काफी अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है। नेवी में भी और आर्मी में भी नए नए वेपन्स आ रहे हैं। मैं खुद नेवल एविएटर था एक जमाने का। उस टाइम हमारे बिल्कुल लड़खड़ा रहे थे, छोटे छोटे थे। एंड उसके बाद हमारा एक जनरेशन सी हैरियर आया। सी हैरियर के बाद अभी हमारे MiG-29 लगे हुए हैं। एंड दे आर, वो भी काफी लंबी आर्क तक पहुंच सकते हैं अपने। एंड वेपन लोड बहुत अच्छे हैं और सेंसर्स वगैरह काफी सब बिल्कुल ऐसे मॉडर्न है जैसे भी इधर भी मिल रहे होंगे अभी। तो हुआ ये है कि जैसे अभी आपने आई थिंक अ लिटिल दिस थिंग वाज मेड अबाउट द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। कई सालों से हम लोग यही बोलते रहे हैं कि एक चौथा आदमी होना चाहिए, आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवी चीफ, बट वन पर्सन हु कोऑर्डिनेट्स एवरीवन। तो ये कई सालों से नहीं हुआ था, कदे नहीं क्यों। तो हम बारी बारी से टर्न लेके उधर बैठते थे दूसरी चेयर में। अभी इन एडिशन नेवी चीफ एक साल के लिए तुम तो जॉइंटमैनशिप करिए ऐसे। सो अभी और एक्स्ट्रा हेडक्वार्टर्स बन चुका है वहां पर। सो आई थिंक ये सब बहुत अच्छी प्लानिंग से हो रहा है। एंड हर एक सर्विस का जो भी कोई वेपन, नया वेपन होगा, एंड अगर दूसरी सर्विस को कुछ हेल्प चाहिए उसके बारे में, तो वी कैन मेक टू ईच अदर। जैसे कि स्ट्राइक एट सी करनी पड़ती है या नेवी के जहाज डिप्लॉय कर देते हम लोग समुद्र एंडमन्स में जाके, और एंडमन से वहां से काफी एरिया संभाला जा सकता है। तो ये जॉइंटमैनशिप जो बोलते हैं हम, ये बहुत तड़क एकदम अच्छी कड़क बन के होएगी अभी। एंड इससे बाकी जो हमारे आसपास की कंट्रीज हैं इनको डेफिनेटली मुंह तोड़ के जवाब मिलेगा अगर कुछ बदमाशी हो तो। जनरल विक्रम सिंह, सीडीएस का जिक्र किया एडमिरल मेहता ने। इसमें जिस तरह से खासकर हमने एलएसी में ऑपरेशंस देखे, जो ऑब्वियस ऑपरेशंस की बात मैं कर रही हूं, जो लोग भी अपनी नजरों से देख सकते थे कि कैसे आसमान में भी हम अपना डोमिनेंस दिखा रहे हैं और जमीन की तैयारी तो अपनी जगह पर है ही। क्या वाकई आपको वो बदलाव दिख रहे हैं, वो चेंजेस दिख रही हैं? और क्या आप ये उम्मीद करेंगे एज एन एक्स चीफ भी कि एक चीज को हासिल करने के बाद हम रुके नहीं, बल्कि राफेल एक प्रक्रिया का हिस्सा बने? हम चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, हमें समय के हिसाब से वो चल पा रहे हैं या नहीं? क्या अपग्रेडिंग की आवश्यकता है या फिर नए उपकरण की आवश्यकता है? उस हिसाब से हमें चलना होगा जब तक हमारे दुश्मन इस तरह के हैं। आपने ठीक कहा श्वेता जी। देखिए, जितनी सेनाएं हैं हर मुल्क की, वो ट्रांसफॉर्मेशन का जो एक प्रोसेस है उसे हमेशा कायम रखती हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक मुद्दा होता है टू रिमेन रेडी एंड रेलेवेंट। रेडी मतलब कि जब आपको कोई टास्क दिया जाता है, कोई उद्देश्य दिया जाता है, उसको ठीक टाइम फ्रेम के अंदर उसको हासिल कर सकें। और रेलेवेंट का मतलब ये है कि जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, जो दुश्मन के पास में जो टेक्नोलॉजी है, जो दुश्मन की जो टैक्टिक्स हैं, उसकी जो स्ट्रैटेजी है, उसकी जो डॉक्ट्रिन है, उसको मद्देनजर रखते हुए आप अपनी जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसे करें। तो ये लगातार एक कार्रवाई चलती रहती है हर मुल्क के अंदर, हर मिलिट्री के अंदर, और इसी प्रकार से इंडियन मिलिट्री में भी चलती आई है। और यही आपने देखा होगा आज अगर एक डिटरेंस चाइना के ऊपर, वो ये है कि चीन जानता है कि भारतीय सेना जो आज है वो 1962 की सेना नहीं है। तो आज हमारे पास में वो काबिलियत है। और देखिए, जितनी भी मिलिट्रीज होती हैं, मोटे तौर पे आपके जो दर्शक हैं उनको बताना चाहूंगा मिलिट्रीज क्या करती हैं, कैसे जंग लड़ती हैं। देखिए, इसके कुछ पहलू होते हैं। पहला होता है डिटेक्ट करना, डिसर्न करना, डिसाइड करना, डिप्लॉय करना और फिर डिस्ट्रॉय करना दुश्मन को। तो इन 5-6 चीजें जो हैं, जो पहलू हैं, इनके मद्देनजर जो है, जो हमारा गौर रहा है तीनों सर्विसेज का, वो जॉइंटनेस के अलावा वो रहा है सर्विलेंस के ऊपर, जॉइंट सर्विलेंस के ऊपर। हमारी फायर पावर को बढ़ाना, हमारी मोबिलिटी को बढ़ाना, ऑल वेदर नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाना, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को बढ़ाना, कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जो हैं उनके अंदर इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाना, ना कि सिर्फ हमारी 3 सर्विसेज के अंदर।
पर हमारे जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं जो अमर्ज कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स आया है, हमारी उनके साथ में एक्सरसाइजेज चल रही हैं और उस इंटरऑपरेबिलिटी को टेक्निकल लेवल से हमने ऊपर लेके जाना है ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक अरीना के अंदर, ताकि कल अगर जंग लड़नी पड़ती है हमें और एक इंटरिम के अंदर, जबकि हमारी ताकत नहीं है आज इतने मुफीद, हालांकि अगर आप मुझे समझते हैं तो डिफेंसिव वॉर फाइटिंग के लिए चीन के साथ में हमारे पास बेहतरीन इस वक्त औजार हैं और हमारे पास ताकत है, लेकिन चीन के अंदर जाके चीन का जो इलाका है उसको कैप्चर करने के लिए, ताकि जब जंग खत्म होती है तो पॉलिटिकल लीडर्स एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नेगोशिएट कर सकें, उसके लिए हमने ताकत को बढ़ाना है। तो वो कार्रवाई चल रही है एज पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन इसमें एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, एक मैसेज टू द डिसीजन मेकर्स एज वेल, कि देखिए हमें एक वक्त आ गया था कि लोग सोचने लग पड़े थे कि कन्वेंशनल वॉर्स नहीं होंगी। हमें इस अजम्पशन के ऊपर इस दुश्मन के इंटेंट के ऊपर, क्योंकि इंटेंट तो बदल हो सकता है। देखिए चीन का इंटेंट जो है आज से 2-3 महीने पहले बहुत बेहतर था, वो हमारे उनका दोस्ताना हिंदुस्तान का पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर, मिलिट्री लेवल के ऊपर बहुत बढ़िया था। तो हम समझ रहे थे कि उनका इंटेंट जो है वो इसी प्रकार से बोनहोमी का, दोस्ताने का रहेगा, लेकिन नहीं, उन्होंने इंटेंट बदली करके हमारे साथ में विश्वासघात किया, ईस्टर्न लद्दाख के अंदर आ गए हैं। तो अभी कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि हमने जो इसके बाद में जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमने 2 चीजें दिमाग में रख के चलनी है कि कन्वेंशनल वॉर जो है वो आप राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो 15,000 किलोमीटर जो हमारा एरिया है, हमारे 6 उसके अंदर देश हैं जिनके साथ में हमारा बॉर्डर लगता है, जिनके अंदर जो है 2 तो हमारे दुश्मन हैं, बाकी जो है उनको चीन जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो हमें जो हमारी काबिलियत है दुश्मन की उसको मद्देनजर रखते हुए अपना कॉम्बैट पावर को तैयार करना है, ना कि इंटेंट को। और दूसरी बात यह है कि हम जो एक राइट साइजिंग जो हम कर रहे हैं सेना की, उसके अंदर मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, और जो मैन पावर हम रिड्यूस कर रहे हैं उसे नहीं करना चाहिए। देखिए देश को चेतावनी अभी आनी है हाइब्रिड वॉर से, हमें बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए होंगे, तो हमें बूट्स कम नहीं करने हैं, हमें वो रखने हैं, और साथ ही साथ हमने आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उसको लेके आना है अपनी सेना के अंदर। भारत आने वाले हैं और उस पर लगातार आप हमारी ये खास पेशकश देख रहे हैं। अंबाला में किस तरीके से उसके लैंड करने की तैयारी हो रही है, वहां पर आम से लेकर खास तक सब इंतजार कर रहे हैं कि क्या अंबाला के आसमान में थोड़ी देर के लिए राफेल विमान उन्हें नजर आ जाएंगे या फिर नहीं। लेकिन इसके साथ ही राफेल विमानों के आने से भारत की ताकत कितनी बढ़ेगी। कुल 36 विमान हमारे पास आने हैं, जिनमें से ये 5 विमान, जिनमें एक ट्रेनर शामिल है, ये पहुंच रहे हैं भारत की धरती पर, भारत की शक्ति को, भारत के हथियारों को कुछ और बढ़ाने के लिए, दुश्मन के दिल में कुछ और खौफ जगाने के लिए। और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस समय जनरल विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन जनरल मेहता, चूंकि एविएटर आप रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि अगर एक विमान राफेल जैसा, जो फ्रांस कहता है कि उसने तब विकसित किए जब वो 7 अलग अलग तरह के विमानों को यूज तो करता था, लेकिन चाहता था कि कोई एक हो जो सबका रोल कर ले। एक फाइटर अगर एक ऑलराउंडर हो तो वो कितना बेहतरीन हो जाता है। जी, बहुत अच्छी बात। एडमिरल मेहता, नॉट जनरल मेहता, नेवी। आई एम सॉरी, नॉट टू वरी। आजकल से मल्टी रोल बोलते हैं ना जब हम, तो आजकल एक ही जहाज कई तरह के काम कर सकता है, चाहे अपनी फ्रंट गन चलानी हो, चाहे बॉम्ब फेंकने हो, चाहे न्यूक्लियर बॉम्ब। By the way, this aircraft will also carry nuclear bombs. So, multi-role aircraft का काम ज्यादा होता है, सब जगह ऐसा ही हो रहा है। MRCA बोलते हैं इसको, multi-role combat aircraft, that goes about doing many roles, and एक ही जहाज से कई तरह के काम कराए जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन जैसे सिचुएशन होगी उसके हिसाब से इस तरह का काम करना है या उस तरह का काम करना है, तो इस तरह के टाइप के वेपन्स डालो या दूसरी चीज करो। तो दैट इज बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन होता है एक ही जहाज का। जनरल विक्रम सिंह, जिस तरह के रूल्स राफेल के लिए बताए जा रहे हैं, उसमें चाहे एयर सपोर्ट हो, एयर डोमिनेंस हो, जिस तरह से इसका रियल टाइम जनरेशन ऑफ 3D मैप्स बताया जाता है राफेल का, अब तो एक एक करके जैसे जैसे भारत में इस्तेमाल के साथ और ऑपरेशनल इस्तेमाल इसका होगा, तब और कहानियां जुड़ती जाएंगी हमारे सैन्य इतिहास में। लेकिन
इस तरह की, जिस तरह की एलएसी की टोपोग्राफी है, जिस तरह की वहां की गोल है, उसमें ऐसी चीजें कितनी महत्वपूर्ण, और खासकर जनरल विक्रम सिंह, ऐसे मौके पर जब हमारे दुश्मन ऊंची चोटियों पर आकर बैठ जाते हैं ये सोच के कि किसी भी तरीके से अब नीचे से दुश्मन आ नहीं सकता, तो सेना तो उसमें सक्षम थी, अगर ये सपोर्ट भी साथ में मिलता है तो कितना और फायदेमंद। हाँ श्वेता जी, किसी भी हथियार की, किसी भी हमारा जो प्लेटफॉर्म है, उसकी वर्सेटाइलिटी, उसकी जो एजिलिटी है, वो एक फोर्स मल्टीप्लिकेशन का इम्पैक्ट करती है कॉम्बैट पावर के ऊपर। तो यकीनन ऐसा एयरक्राफ्ट जो भी आ रहा है जो कि मल्टी रोल परफॉर्म कर सकता है, तो एक बैटल फील्ड के अंदर जो है, टीबीए के अंदर और साथ ही ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक एरिना के अंदर तीनों जो एरियाज हैं, तीनों टेक्टिकल एरिया तो वो हो गया जैसे ईस्टर्न लद्दाख का इलाका है और अक्सर चीन का इलाका जो है साथ में जो मिलता है, लेकिन ऑपरेशनल इलाका जो है तकरीबन 100-200 किलोमीटर, और उसके बाद में स्ट्रेटेजिक इलाका जैसे चेंगडू मैंने बताया था, जो इनका अभी वेस्टर्न थिएटर जो इनका हेडक्वार्टर है वो हो गया, उनके लॉजिस्टिक एचलॉन्स हो गए, मिसाइल साइट्स हो गई उनकी, और इम्पोर्टेंट जो ब्रिजेस हैं। तो ये जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ के अंदर जहां से उनका कॉम्बैट पावर आगे आ सकता है इनको टारगेट करने के लिए, और ऐसा जब औजार हमारे पास में होता है तो लड़ाई जब भी लड़ी जाती है तो उसके अंदर एक सरप्राइज जो है उसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक्स जब हम जानते हैं कि फॉर एग्जांपल ये डिपेंड करता है, इन हालात के अंदर मुझे नहीं लगता कि जंग हम शुरू करेंगे। कारण ये है कि हम मौका दे रहे हैं चीन को कि वो जो जिस जहां पे वो आया हुआ है वहां से वो वापस चला जाए। और आज का जो आपका जो एक सिस्टर चैनल वही आज सवेरे दिखा रहा था कि गौरव सावंत बता रहे थे कि वो शायद काफी इलाकों से चला गया है, सिर्फ पंगांगसो के अंदर थोड़ा सा भी बैठा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक जो डिटरेंस है प्रेशर डालने के लिए, उसके लिए इस वक्त जो एंगेजमेंट और डिटरेंस का फेज चल रहा है उसके अंदर इसका बहुत ही इसका महत्वपूर्ण रोल रहेगा। और अगर जंग छिड़ जाती है तो ये डिपेंड करता है कि हम किस लेवल पे ये लेके जाना चाहते हैं। हम इसे फुल फ्लेज्ड वॉर करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए हमें वो लेसन जो कारगिल का है वो यहाँ पे रेप्लिकेट नहीं करना चाहिए कि कारगिल के अंदर जो लड़ाई है वो सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर रही थी और रोजीला पास के इस तरफ रही थी, कारगिल की तरफ वो उस तरफ नहीं गई थी अपने कश्मीर की तरफ। उसके कुछ कारण थे, लेकिन उस टेम्पलेट को लेके आज हमें यहाँ पे इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस इलाके के अंदर अगर जंग छिड़ी, अगर हमने फायर पावर का इस्तेमाल किया तो यकीनन आप मेरे से लिख के ले लीजिए, वॉर जो है ये पूरी जो एलएसी है इसके साथ में शुरू हो जाएगी। तो ऐसे हालात के अंदर एक जो वर्स्ट कॉन्टिजेंसी है, क्योंकि जब हम प्लान्स बनाते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंग होता है किसी भी स्ट्रैटेजी का। और ये हर, चाहे वो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो आपके चैनल की स्ट्रैटेजी हो, उसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट जो है वो खास एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो रिस्क जो है उसको कॉन्टिजेंसी प्लानिंग के तहत उसको अदा किया जाता है स्ट्रैटेजी के अंदर। तो वो कॉन्टिजेंसी प्लान्स को पूरा करने के लिए जो एक मल्टी रोल का प्लेटफॉर्म है हमारे पास में अभी आ गया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। और हमें एक वो वर्सेटैलिटी, एक एजिलिटी, एक जो है एक और ताकत जो है वो देगा, एन एबिलिटी टू फाइट अ वॉर at all the 3 levels of war fighting। जी, और हम लगातार कह रहे हैं कि ये भारत का राफेल है। अगर हमारे दर्शकों को याद हो तो पिछले साल विजयदशमी के दिन जब राफेल विमान पहला राफेल विमान सांकेतिक तौर पर हैंड ओवर किया गया था, रक्षा मंत्री वहां पर पहुंचे थे। और ये प्रक्रिया रहती है, ये हमारी सेनाओं की प्रक्रिया रहती है, चाहे कोई भी अंग हो उसका, लेकिन जब हथियारों को शामिल किया जाता है तो उसके बाद एक पूजा की प्रक्रिया जरूर वहां पर होती है। वहां हमने देखा था स्वास्तिक, ओम, राफेल के पहियों के नीचे नींबू का कुचला जाना, तो ये सारी चीजें रही थी। तो आज हिंदुस्तान भी पूजा पाठ कर रहा है। और सत्येंद्र जहां पर हैं अंबाला में, सत्येंद्र आपके आसपास भी लोग पूजा कर रहे हैं कि राफेल पहुंच जाए सुरक्षित, बिल्कुल शक्तिशाली रूप में अपने। श्वेता देखिए, ये कोई पहली पूजा नहीं है। जब सुबह सुबह हम पहुंचे तो अंबाला कैंट में भी वहां बाकायदा राफेल के बड़े बड़े पोस्टर लगा के वहां पर हवन हो रहा था। और यहाँ के दृश्य आप देखिए, तमाम हाथों में जो लोग खड़े हुए हैं या तिरंगे झंडे उन्होंने लिए हुए हैं, डिस्टेंस भी बनाया हुआ है, मास्क लोगों ने चेहरों पे लगाए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं हर कोई आज दुआ कर रहा है अपने अपने तरीके से कि राफेल की जो लैंडिंग है
वो एक इतिहास बनाए, क्योंकि अंबाला जो एयरफोर्स स्टेशन है इसका इतिहास रहा है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि 27 जुलाई 1979 को 41 साल पहले जगुआर की ब्रिटेन से पहली खेप अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पे आई थी और राफेल अब पहली बार सीधा यहाँ पर आ रहा है। तो अंबाला एयरफोर्स जो स्टेशन है इसका जो है एक गौरवमयी इतिहास भी रहा है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, इनसे भी पूछते हैं कि ये जो सुबह से हवन में आहुतियां डाल रहे हैं, इनकी आहुतियां किस तरीके से जो है काम आएंगी। आपका नाम? विकास सिंगला ट्रेडर। ये जो आप पूजा पाठ सुबह से कर रहे हैं, इसका क्या असर पड़ेगा राफेल पर? राफेल ये यही हमारी मतलब संस्था की और देश की और हमारी सोच ये है कि बिल्कुल सही तरह लैंड हो जाए और दुश्मन को दांत फट्टे कर दे, बिल्कुल यही हमारी सोच है। तो ये देखिए, कहीं ना कहीं श्वेता, देश प्रेम ये भी होता है कि राफेल अंबाला में आ रहा है और अंबाला में एक जगह नहीं, हम जगह जगह पर गए हैं। कहीं पर हवन हो रहे हैं, लोग आहुतियां डाल रहे हैं, कहीं लोग आसमान में तिरंगे गुब्बारे छोड़ रहे हैं, कहीं एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं। और इन लोगों का कहना यह है कि अगर कोरोना जैसी जी सत्येंद्र, दोबारा लौटेंगे आपके पास। तो लोगों की उम्मीदें जुड़ती हैं, लोगों का समर्थन जुड़ता है, तो उससे थोड़ी शक्ति भी जुड़ती है। हालांकि ये पूजा पाठ बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि हथियारों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, लेकिन लोगों का जुड़ाव इस तरह से हमारी सेनाओं के साथ है जिसकी वजह से राफेल के स्वागत की ऐसी तैयारियां की जा रही हैं। और अंबाला की तो ये तस्वीरें आपने देखी, देश के बाकी हिस्सों में भी इस तरह से लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और उम्मीदें लगाए हुए हैं। एडमिरल मेहता, जब हम राफेल की बात करते हैं और ये कहा जाता है कि वो एक एयरफोर्स बेस से भी ऑपरेट कर सकता है और एयरक्राफ्ट कैरियर से भी, ये उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को कितना बढ़ाता है, उसकी मारक क्षमता को एक तरह से कहें तो कितना बढ़ाता है? नहीं, एयरक्राफ्ट कैरियर से तो अभी नहीं चलेगा, क्योंकि उसके लिए कई और चीजें चाहिए होती हैं। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। लैंडिंग ऑन द एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसमें 50 गज में आपको जहाज अपना रोकना पड़ता है, वो जैसे हम बोलते हैं वहां पर अरेस्टर गियर होता है, वायर्स होती हैं, वायर्स में आके आपका हुक फंस जाता है उधर और उससे करते हैं। तो उसके लिए कई और मॉडिफिकेशन वगैरह चाहिए होती हैं। बड़ा कैरियर होना चाहिए और एयरक्राफ्ट में भी काफी काम और करना पड़ेगा, जो जिसको हम हुक बोलते हैं, उस पर बहुत दम पड़ता है एयरक्राफ्ट का, तो उसका स्ट्रेंथ और बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ती है। तो ऐसे हो नहीं सकता। हालांकि इसके पहले जो हमारे पास सी हैरियर्स थे, वो अपना हेलीकॉप्टर की तरह नीचे आके लैंड कर जाते थे और नॉर्मल काम के लिए जेट एयरक्राफ्ट की तरह चलते थे, और लैंडिंग के टाइम में और टेक ऑफ के टाइम में, या टेक ऑफ भी नॉर्मल करते थे, जैसे छोटे से 500 फुट की डिस्टेंस में एयरक्राफ्ट ऊपर उड़ता था, पर उसमें लोड वगैरह कैरी करना थोड़ा कमती था, तो वो ठीक से काम नहीं चला था हमारा। एंड दैट इज वाई अभी जो हम लोग कर रहे हैं MiG-29 वगैरह, हम दूसरे अपने कैरियर से करते हैं, वो ही लैंड कर सकते हैं उसके ऊपर। ये in this state, this aircraft cannot land on this aircraft carrier or any aircraft carrier or aircraft carrier. जी, हालांकि फ्रांस अपनी तरफ से, दसॉ अपनी तरफ से जब भी इसके बारे में प्रचार करता है तो वो सीरिया के इन ऑपरेशंस का जिक्र जरूर करता है, जहां पर उसे बेस की आवश्यकता नहीं हो रही है राफेल को, बल्कि एयरक्राफ्ट कैरियर। लेकिन भारतीय वर्जन, जो हम भारत के राफेल की बात कर रहे हैं, जो हम अपने हिसाब से, अपनी जरूरतों के हिसाब से जो हासिल कर रहे हैं, वो राफेल जिस सूरत में है, उससे भारत की शक्ति कितनी बढ़ रही है। हमारे साथ इस समय एयर चीफ मार्शल एस कृष्णस्वामी, जो कि पूर्व चीफ ऑफ एयर स्टाफ रहे हैं, वो जुड़ गए हैं। सर, भारत का ये राफेल कितना उत्साहित कर रहा है आज आपको? ये तो हमारे क्या कहते हैं, इट्स अ मेजर डिसीजन एंड व्हाट, बट 20 साल के बाद, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं अकरेंस। थोड़ा सा इसका मुझे ये वॉल्यूम ठीक नहीं आ रहा, सुनाई दे रहा है आपको मुझे? जी जी, आपकी आवाज पूरी तरह से आ रही है साफ।
चलिए अभी ठीक से हमारी बातचीत नहीं हो पा रही है, हम फौरन उनके साथ फिर जुड़ेंगे। जनरल विक्रम सिंह, राफेल के जरिए जिस ताकत की बात हम कर रहे हैं, जिस तरह की फीचर्स, जिस तरह की शक्तियां उसमें हैं, यह भी कहा जाता है कि अगर जैसे बालाकोट ऑपरेशंस के लिए हमें अपने विमानों को पाकिस्तान की सीमा में भेजना पड़ा था, लेकिन राफेल के जरिए भारत की सीमा में रहते हुए पाकिस्तान को उसकी हद में रखा जा सकता था। ये सारी चीजें तो हमारी लोच को, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत बढ़ा सकती हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये बालाकोट के अंदर बहुत ही बेहतरीन ऑपरेशन किए थे हमारी एयरफोर्स ने, और एक बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया था, जबकि हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे उनके टेररिस्ट के द्वारा। तो यकीनन अभी ये जो प्लेटफॉर्म हमारे पास में आया है, ये जो मल्टी रोल एयरक्राफ्ट आया है, इससे हमारी जो काबिलियत है, जो उनके स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल टारगेट्स हैं, जैसे कि उनके जो टेररिस्ट के जो हेडक्वार्टर्स हैं, उनके जो लॉन्च पैड्स हैं, उनको स्ट्राइक करने के लिए बहुत ही बेहतरीन एक हमारे पास में अभी औजार है। तो इससे जैसे मैं पहले कह रहा था, डिटरेंस जो है बढ़ता है, और मुझे यकीन है कि जिस प्रकार से अभी एक रियलाइजेशन आ रही है पाकिस्तान के अंदर, हालांकि वो उनके पास में 30,000 से लेकर 40,000 टेररिस्ट हैं, और ये उनके जो प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उन्होंने ये बयान दिया था यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जुलाई पिछले साल जब वो अमेरिका गए थे। तो वो जो टेररिस्ट हैं उनको किस प्रकार से वो करेंगे, वो हमारी तरफ उनको भेजना ही पड़ेगा, नहीं तो वो उनको खुद ब्लीड करेंगे। तो यहाँ अफगानिस्तान के अंदर भी अगर पीस प्रोसेस हो गया तो कहाँ इस्तेमाल उनको करेंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अब एक डिटरेंस है, तो पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि उनका ये जो स्ट्रेटेजिक उन्होंने एक असेट बनाया था अपने लिए, स्ट्रेटेजिक रिसोर्स तैयार किया था जैसे मोहम्मद और लश्कर तोयबा का, इसको ये किस प्रकार से अभी थोड़ा न्यूट्रलाइज खुद करते हैं अपने देश के अंदर, क्योंकि उनका जो अभी रवैया पहले रहा है जम्मू और कश्मीर के अंदर और भारत के तहत, उसे कबूल नहीं किया जाएगा। और ये एक पॉलिटिकल जो विल है वो तो दर्शाई गई थी बालाकोट के अंदर। सो गिवन दैट पॉलिटिकल विल, गिवन दी नेशनल फर्वर, आप बात कर रहे थे देश का जो हमारे कुछ भारतीय हमारे नौजवान जो इस टाइम पूजा कर रहे हैं अम्बाला के अंदर, तो ये जो नेशनल फर्वर है, जो नेशनल एक जो मोराल है, ये दर्शाता है। और ये श्वेता जी, ये जो नेशनल मोराल है ये परकोलेट करता है सेना के बीच में। ये तीनों जो हमारी जो मिलिट्री है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उसमें ये परकोलेट करता है। और जो मिलिट्री का जो मोराल है वो निर्भर करता है देश के मोराल के ऊपर, वो निर्भर करता है पॉलिटिकल विल के ऊपर। और औजार होना एक चीज है, पॉलिटिकल विल होना उसका इस्तेमाल करने के लिए दूसरी चीज है। तो ये दोनों चीजें एक देश के पास में आ जाए और सेना को पता चल जाए कि ठीक है, हमारे पास में ये कॉम्बैट पावर है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने के लिए हमारे साथ जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मुझे लगता है जनरल विक्रम सिंह, आपकी ये बात सुनकर पूरे देश के लोगों को बड़ा अच्छा लगा होगा कि अगर वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं तो उनकी सेनाओं को वो अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें की ही जाती हैं इसीलिए लोगों के द्वारा कि ये सेनाओं तक उसकी पूरी भावनाएं पहुंच सके, और हिंदुस्तान में भावनाएं ही सर्वे सर्वा होती हैं।